क्या आपको सुन के अच्छा लगेगा अगर मैं बोलूं कि हमारी क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन को इतने साल से सीक्रेटली चाइना कंट्रोल कर रही है। रियलिटी ये है कि मेक इन इंडिया के नाम पे हम बस चाइना से आने वाले वेपर्स और सेल को यहाँ असेंबल कर रहे थे, उस पर देशभक्ति का लेवल लगा रहे थे और पूरे देश को लग रहा था कि हम एक्चुअल में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और हॉनेस्टली उस टाइम किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे पिक्चर बदलनी शुरू हुई। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली पुश करना चालू किया। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट टेंशंस और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया कि एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। और ऊपर से यूएस और चाइना के ट्रेड टेंशंस ने ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन को कंप्लीटली शेक करके रख दिया। और यही से मुझे एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। इंडिया में इतनी सारी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, फिर भी यूएस को इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले ऑलमोस्ट सारे सोलर सेल्स एक ही कंपनी सप्लाई करती है। एक कंपनी, ना 2 ना 5, सिर्फ एक। और जब मैंने इसके नंबर्स देखे तो मैं और भी सरप्राइज हो गया। जिस क्वार्टर में सिल्वर और कॉपर जैसे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट 80% तक बढ़ चुके हैं और इसी क्वार्टर में कंपनी ने अपने हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट को रिपोर्ट किया, तो नेचुरली मेरे दिमाग में एक सवाल आया, आखिर ये कंपनी ऐसा क्या कर रही है जो बाकी कंपनीज नहीं कर रही? क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज का बेनिफिट है या फिर कंपनी के पास सच में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मार्केट में ये स्टोरी पहले से पता है या फिर अभी अपॉर्चुनिटी बची है? आज हम इसी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस कंपनी को डिटेल में एनालाइज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी चाहिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और अगर आप हमसे स्टॉक रिकमेंडेशन चाहते हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं स्टॉकवेल्थ यूट्यूब चैनल को, जहां हम आपके लिए फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Stoic Wealth, the creator of this video, is a SEBI registered research analyst. The contents of this video should not be construed as financial or investment advice. Investments in securities market is subject to market risk, and registration with SEBI does not guarantee performance. Please read all scheme-related documents carefully before investing. जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रीमियर एनर्जीज। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। सिंप्लीफाई करके देखें तो प्रीमियर एनर्जीज 2 चीजें बनाती है, सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर सोलर मॉड्यूल एक कार है तो सोलर सेल उसका एक इंजन है। इंजन के बिना कार की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल वैसे ही सोलर सेल वो कंपोनेंट है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और जब कई सारे सोलर सेल्स को ग्लास और एल्यूमिनियम के साथ जोड़ दिया जाता है तब जाकर एक कंप्लीट सोलर मॉड्यूल बनता है। अब यह स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया में काफी कंपनीज सिर्फ सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं, मतलब इंजन बाहर से खरीदो और यहाँ सिर्फ असेंबली करो। लेकिन प्रीमियर एनर्जीज ऐसा नहीं करती। ये कंपनी सेल भी बनाती है और मॉड्यूल्स भी। और यही ये कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जब आप सप्लाई चेन के दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कंट्रोल करते हो तो आप किसी और सप्लायर पर इतने डिपेंडेंट नहीं रहते। और सोलर मैन्युफैक्चरिंग जैसे बिजनेस में ये काफी बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। इसी स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने के लिए इस कंपनी ने तेलंगाना में 5.6 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कमीशन किया है। ये इंडिया की सबसे ऑटोमेटेड मॉडल मैन्युफैक्चरिंग लाइन में से एक है, जहां कंपनी अपने पुराने प्लांट से कंपैरिजन में पर मेगावाट लगभग 40% लेस मैन पावर को यूज करती है। ये बिल्कुल उस डिफरेंस की तरह है जो एक पुरानी टेक्सटाइल मिल और एक मॉडर्न गीगा फैक्ट्री के बीच होता है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, टेक्नोलॉजी पर भी कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है। प्रीमियर इंडिया की पहली कंपनीज में से एक थी जिसने टॉपकॉन टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज किया। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेल टेक्नोलॉजी है जो ट्रेडिशनल सोलर सेल के कंपैरिजन में सेम सनलाइट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। मतलब बिना पैनल का साइज बढ़ाए आउटपुट बढ़ जाता है। इसके बाद कंपनी ने 0 बस बार सेल्स को भी लॉन्च किया। नॉर्मली सोलर सेल्स में सिल्वर की पतली लाइंस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करती है। 0 बस बार टेक्नोलॉजी इन सिल्वर लाइंस का यूज कम कर देती है, जिससे लगभग 10% कम सिल्वर लगता है। और अगर आपको इंट्रो याद हो तो सिल्वर के प्राइसेस रिसेंटली काफी ज्यादा बढ़े हैं। मतलब कंपनी सिर्फ ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट्स नहीं बना रही, बल्कि राइजिंग मटेरियल कॉस्ट के इंपैक्ट को भी रिड्यूस कर रही है। लेकिन प्रीमियर की स्टोरी सिर्फ सोलर पैनल तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी ने रिसेंटली ट्रांसकॉन नाम की कंपनी में 51% स्टेक एक्वायर किया, जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स को मैन्युफैक्चर करती है। और ये एक्विजिशन काफी लॉजिकल भी है, क्योंकि सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर देता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड तक पहुंचाने का काम ट्रांसफार्मर्स करते हैं। यानी प्रीमियर सिर्फ सोलर पैनल बेचने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती। वो धीरे धीरे खुद को एक ब्रॉडर क्लीन एनर्जी इंफ्रा कंपनी के रूप में पोजीशन कर रही है। अब तक कंपनी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग रही है, लेकिन इन्वेस्टिंग में सिर्फ स्टोरी से काम नहीं चलता। आखिर में नंबर से डिसाइड करते हैं कि बिजनेस स्ट्रांग है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि प्रीमियर एनर्जीज के नंबर्स हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। FY26 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 21% से ग्रो होकर 8000 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन मुझे इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और चीज लगी। कंपनी का प्रॉफिट लगभग 61% से ग्रो हुआ। मतलब रेवेन्यू जितनी स्पीड से बढ़ा है, प्रॉफिट उससे लगभग 3 टाइम फास्टर ग्रो हुआ। और जनरली ऐसा तब होता है जब कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही,
बल्कि वो और इफिशिएंट भी बनती जा रही है। अब यहाँ मेरे दिमाग में अगला सवाल आता है कि प्रीमियर एनर्जीज कितनी इफिशिएंट है। उसका जवाब हमें मिलता है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी से। मैं आरओई को एक सिंपल तरीके से देखता हूँ। मान लीजिए 2 लोग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना अपना बिजनेस चालू करते हैं। 1 साल बाद पहला बिजनेस 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है, जबकि दूसरा बिजनेस सिर्फ 2 लाख। तो ऑब्वियसली पहला बिजनेस अपने कैपिटल को काफी बेटर यूज कर रहा है। प्रीमियर का आरओई लगभग 35% है, यानी शेयर होल्डर्स के हर 100 रुपए पर कंपनी लगभग 35 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करती है। और मैन्युफैक्चरिंग में ये नंबर काफी इंप्रेसिव लगता है। कंपैरिजन के लिए वारी एनर्जीज का आरओई लगभग 25% के आसपास है, यानी साइज में वारी बड़ी है, लेकिन कैपिटल इफिशिएंसी के बेसिस पर प्रीमियर बेटर दिखती है। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ साथ एक और सवाल भी आता है, ये ग्रोथ डेट लेकर तो नहीं आ रही। प्रीमियर का डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.7 टाइम्स है। ये अलार्मिंग नहीं है, लेकिन कंपनी का 12,000 करोड़ का कैपेक्स साइकिल चल रहा है, इसलिए इस नंबर पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वारी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.1 टाइम्स है, क्योंकि वारी अपना एक्सपेंशन लार्जली इंटरनल कैश और इक्विटी से फंड करता है। यानी अगर बैलेंस शीट की बात करें तो वारी यहाँ क्लियरली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में दिखता है। अब नेचुरली एक और सवाल आता है, अगर कंपनी डेट ले रही है तो क्या उस डेट को वो कंपनी कंपैरेटिवली सर्विस भी कर सकती है या नहीं। इसीलिए हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखना पड़ेगा। प्रीमियर का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 13.5 टाइम्स है। सिंपल शब्दों में समझे तो कंपनी अपने एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस से लगभग 13.5 टाइम्स ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जनरेट कर पा रही है। यानी फिलहाल कंपनी के लिए अपने इंटरेस्ट को पे करना इतना चैलेंजिंग नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आने वाले सालों में कंपनी का डेट काफी बढ़ता है और उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ते हैं, तब इस मेट्रिक को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी हो सकता है। अब एक और हॉनेस्ट कंपैरिजन भी काफी जरूरी है। वारी की रेवेन्यू ग्रोथ इस साल प्रीमियर से काफी ज्यादा थी, लगभग 84%। तो ये वन साइडेड कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं है। अगर ग्रोथ और कंजर्वेटिव बैलेंस शीट देखें तो वारी इसमें क्लियरली आगे है, लेकिन अगर कैपिटल एफिशिएंसी और बेटर मार्जिन्स को सस्टेन करने की कैपेसिटी देखें तो उसमें प्रीमियर क्लियरली आगे है। अब सवाल ये है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को फ्यूचर में कैसे सस्टेन कर पाएगी। मुझे लगता है कि प्रीमियर एनर्जीज के लिए अगले कुछ सालों में 3 बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स काम कर सकते हैं। पहला ड्राइवर है कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आज लगभग 11 गीगावाट है, जो जुलाई तक बढ़कर लगभग 17 गीगावाट होने वाली है। यानी कंपनी सिर्फ डिमांड बढ़ने का वेट नहीं कर रही, बल्कि उस डिमांड को कैप्चर करने के लिए पहले से ही अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर रही है। और ट्रांसकॉन एक्विजिशन के बाद कंपनी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर सेगमेंट में भी एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर कैपेसिटी नहीं बल्कि ALMM2 हो सकता है। सिंपल शब्दों में समझे तो जून से इंडिया में प्राइवेट और कमर्शियल सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर सेल्स को यूज करना मैंडेटरी हो सकता है। मैनेजमेंट के हिसाब से पिछले साल लगभग 45 गीगावाट की डिमांड थी, जिसमें से लगभग 30 गीगावाट की डिमांड डायरेक्टली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की तरफ शिफ्ट हो सकती है। यानी सोचिए, जो मार्केट इतने सालों से इंपोर्टेड सेल्स पर डिपेंडेंट था, उसका एक बड़ा हिस्सा अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ओपन हो रहा है। और तीसरा ड्राइवर है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। मिडिल ईस्ट टेंशंस और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से दुनिया धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम कर रही है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट सोलर इंडस्ट्री को मिल सकता है। और इनके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी है जो धीरे धीरे शेप ले रही है, और वो अपॉर्चुनिटी है बैटरी स्टोरेज। जैसे कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए लोकलाइजेशन पॉलिसीज अनाउंस की थी, वैसे ही बैटरी स्टोरेज के लिए भी ऐसी पॉलिसीज आने की एक्सपेक्टेशंस है। अगर ऐसा होता है तो प्रीमियर के लिए एक कंप्लीटली नया ग्रोथ एवेन्यू खुल सकता है। अब हमने कंपनी के बिजनेस को समझ लिया, नंबर्स देख लिए और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स को भी डिस्कस कर लिया। लेकिन इन्वेस्टिंग में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक अच्छा बिजनेस जरूरी नहीं है कि हर प्राइस पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या प्रीमियर एनर्जीज का आज का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है या नहीं। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सिंपल शब्दों में पी रेशियो ये बताता है कि कंपनी के हर ₹1 के एनुअल प्रॉफिट के लिए मार्केट कितना पे करने के लिए रेडी है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 है तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स उस कंपनी के हर ₹1 के प्रॉफिट के लिए ₹30 पे कर रहे हैं। अब अगर प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो कंपनी का पी रेशियो लगभग 32 टाइम्स के आसपास है। अगर कंपैरिजन के लिए देखें तो वारी एनर्जीज लगभग 24 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रही है। यानी मार्केट प्रीमियर को वारी के कंपैरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। हो सकता है इसकी वजह कंपनी का हायर आरओई और बेटर मार्जिन्स हो। मुझे पर्सनली ये लगता है कि मार्केट ने कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन और ALMM2 से मिलने वाले एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। इसलिए अगर कंपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म करती है तो हो सकता है कि स्टॉक में अपसाइड काफी लिमिटेड हो। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में थोड़ी भी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो वैल्यूएशन की वजह से डाउनसाइड रिस्क काफी ज्यादा हो सकता है। अब तक हमने कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात की, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट थीसिस की तरह यहाँ भी कुछ रिस्क है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइसेस का। सिल्वर और कॉपर जैसे कमोडिटीज काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं।
हाँ, ये सच है कि कंपनी अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स में इस कॉस्ट इंक्रीज को कुछ हद तक कस्टमर्स को पास ऑन कर रही है, लेकिन पुराने ऑर्डर्स पर इसका प्रेशर देखने को मिल सकता है। दूसरा रिस्क है एग्जीक्यूशन का। कंपनी ने अगले 3 सालों में 12,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है, जिसमें सेल्स, ट्रांसफॉर्मर्स और बैटरीज जैसे मल्टीपल सेगमेंट्स शामिल है। और जितना बड़ा एक्सपेंशन प्लान होता है उतनी ही एग्जीक्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और अगर ये एक्सपेंशन टाइमली कंप्लीट नहीं होता तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी डिले हो सकती है। तीसरा रिस्क है पॉलिसी एग्जीक्यूशन का। इस पूरी ग्रोथ स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा ALMM2 के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंडेंट है। साथ ही बैटरी लोकलाइजेशन पॉलिसी की भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक आया नहीं है। और हम सब जानते हैं कि इंडिया में पॉलिसी अनाउंसमेंट्स और उसके इंप्लीमेंटेशन के बीच काफी ज्यादा डिले हो सकता है। और आखिर में आता है वैल्यूएशन रिस्क। कंपनी लगभग 30 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रही है, जो वारी के कंपैरिजन में काफी प्रीमियम वैल्यूएशन है। इसका मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन पहले से काफी ज्यादा हाई है। अगर कंपनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ डिलीवर कर सकती है तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन और ग्रोथ में थोड़ी भी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस शार्पली करेक्ट हो सकता है। अगर तुमको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा ही कुछ एनालिसिस हमने हिमद्री स्पेशलिटी केमिकल्स का किया था, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।